प्रकाशपुर नामक गांव में विराज नाम का एक गरीब आंवला वाला रहता था। वो आंवले गरीबी के कारण उसे अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। आंवला ले लो, ताजे ताजे और रसीले आंवले। अरे भाई, ये आंवला कितने रुपए किलो है? अरे बाप रे, इतने महंगे आंवले? तुम्हारे आंवले में कोई कीमती हीरे जड़े हुए हैं क्या, जो तुम इतने महंगे बेच रहे हो? भाई, ये अभी अभी बाग से तोड़कर आए हैं, बिल्कुल ताजा है। और वैसे भी अब तो आंवले के दाम भी बढ़ गए हैं। नहीं, अगर 25 रुपए किलो देना है तो दो, वरना मैं कहीं और से ले लूंगा। तो बहुत ही कम है भाई, इतने में तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो तुम अपने आंवले अपने पास रखो, मैं तो चला। ऐसा कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। आज मेरा एक भी आंवला नहीं बिका। पूरा दिन बीतने के बाद एक ग्राहक आया और वो भी चला गया। अब मैं क्या करूं? अरे विराज, क्या सोच रहे हो? नमस्ते मुखिया जी। हाँ हाँ नमस्ते। क्या हुआ? तुम किस सोच में डूबे हुए थे? इसके आंवले तो वाकई बहुत ही अच्छे हैं और ताजा हैं। वो आदमी बेवकूफ था। ऐसा करता हूँ, कम पैसों में मैं ही इसके आंवले खरीद लेता हूँ। ये सब सोचकर मुखिया जी बोलते हैं, ऐसा करो विराज, मैं अभी वेदराज जी को लेकर आता हूँ। फिर विराज वेदराज जी के पास चला जाता है। तभी रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगती है, लेकिन तब भी विराज अपनी माँ को बचाने के लिए जैसे तैसे करके वेदराज जी के पास पहुंच जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है और वेदराज जी को अपने घर ले आता है। विराज, तुम्हारी माँ को बहुत तेज बुखार है। ये सिर्फ एक दवा से ठीक हो जाएगा, मगर वो दवा बहुत महंगी है। उसमें जिन जड़ी बूटियां का प्रयोग किया गया है वो आसानी से नहीं मिलती। वेदराज जी, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस आप मेरी माँ को ठीक कर कीजिए। फिर वेदराज जी माँ को दवाई दे देते हैं और अपने घर चले जाते हैं। सुनते हो जी, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? आज मुखिया जी ने मुझसे काफी ज्यादा आंवले खरीद लिए थे। ये पैसे वहीं से माँ की दवाइयों पर लग गए। हाँ मीरा, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और विराज की माँ ठीक हो जाती हैं। और उधर विराज के आंवलों की बिक्री दिन व दिन कम होती जा रही थी। वो रोजाना केवल 30 या 40। तो फिर एक दिन मीरा बोलती है, अजी सुनते हो, आज तो घर में कुछ भी खाने को नहीं है। तुम चिंता मत करो मीरा, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, बस आंवले बिक जाएं। ठीक है मीरा, मैं आंवले बेचने चलता हूँ। इतना कहकर विराज अपनी आंवले की टोकरी लेकर गांव में चला जाता है। आंवला ले लो, ताजा और रसीला आंवला। इस तरह विराज पूरे गांव में आंवले बेचता है, लेकिन शाम होने तक उसका एक भी आंवला नहीं बिकता। तो वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और मन में सोचने लगता है, सुबह से शाम हो गई, लेकिन अभी तक मेरा एक भी आंवला नहीं बिका। अब तो ये आंवले भी सड़ने लगे हैं। अब मैं कब खत्म होगी? विराज ये सोच ही रहा था कि तभी वहां से एक साधु महाराज गुजरते हैं। भिक्षाम देही, तुम एक दोगे, ईश्वर तुम्हें 70 देगा। प्रणाम साधु महाराज। साधु महाराज, क्या आपको कुछ चाहिए? हाँ पुत्र, मैं एक भिक्षुक हूँ और यहाँ लोगों से भिक्षा मांग रहा हूँ। कैसी भिक्षा साधु महाराज? पुत्र, मैं अपने शिष्यों के लिए भोजन इकट्ठा कर रहा हूँ, इसलिए गांव-गांव लोगों से भिक्षा मांग रहा हूँ। पुत्र, अगर तुम चाहो तो अपनी खुशी से तुम भी कुछ थोड़ी सी भिक्षा दे सकते हो। क्षमा चाहता हूँ साधु महाराज, अभी मेरे पास आपको देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है, और ना ही मेरे घर में आटा या कोई अनाज है जो मैं आपको दे सकूं, और ना ही मैंने आज सुबह से कुछ कमाया है। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। पुत्र, क्या तुम मुझे ये आंवले दे सकते हो? हाँ, ये आंवले तो मैं साधु महाराज को दे ही सकता हूँ। वैसे भी शाम हो गई है और उनके बिकने की उम्मीद भी नहीं है। वैसे भी ये खराब हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि किसी के पेट में चले जाए तो ज्यादा अच्छा होगा।
जी साधु महाराज, आप ये आंवले ले जाइए। विराज की बात मानकर साधु महाराज टोकरी से थोड़े से आंवले उठा लेते हैं। ये क्या साधु महाराज, आप इतने कम आंवले क्यों लेकर जा रहे हैं? आप सारे आंवले ले जाइए। पुत्र, अगर मैंने तुम्हारे सारे आंवले ले लिए तो तुम क्या बेचोगे? कोई बात नहीं साधु महाराज, मैं कल दोबारा आंवले तोड़कर बेच दूंगा। आप इन्हें ले जाइए। पुत्र, मैं इतनी बड़ी टोकरी कैसे लेकर जाऊंगा? साधु महाराज, आप मुझे बताइए आपको कहाँ जाना है, मैं इन्हें वहीं पहुंचा देता हूँ। ठीक है पुत्र, तुम चलो मेरे साथ। इतना कहकर साधु महाराज विराज को लेकर जंगल की ओर चले जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद वो उनकी कुटिया में पहुंच जाते हैं। धन्यवाद पुत्र। अरे साधु महाराज, धन्यवाद की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम सदैव खुश रहो। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? आपने आंवले तो ले लिए, लेकिन क्या आप लोगों को केवल खाने में आंवले ही खिलाएंगे? नहीं पुत्र, दरअसल मैंने सब्जी और अनाज तो पहले से ही जमा किया हुआ था और फिर मैं आंवलों ही की तलाश में निकला था। साधु महाराज, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, मेरे आंवले आपके काम आ जाएंगे। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। पुत्र रुको, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो, इसका नाम मणि है। आज से ये चिड़िया तुम्हारी हुई। चिड़िया? पर मैं इसे कैसे ले सकता हूँ, ये तो आपकी है। जब तुमने बिना किसी फायदे के मुझे अपनी पूरी आंवले की टोकरी दे दी तो मैं क्या तुम्हें एक चिड़िया भी नहीं दे सकता? पर साधु महाराज, मैं इस चिड़िया का क्या करूँगा? ये कोई आम चिड़िया नहीं है पुत्र, ये एक विशेष चिड़िया है। ये तुम्हारे भाग्य की सूचक है। जब तक ये तुम्हारे साथ रहेगी तब तक तुम्हारा भाग्य चमकता रहेगा। लेकिन ध्यान रखें, इसकी सच्चाई किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। फिर विराज मणि चिड़िया को लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। तो रास्ते में मणि चिड़िया बोलती है, विराज साधु महाराज ने जो कहा उसका ध्यान रखना। यह बात किसी को पता मत लगने देना कि मैं एक विशेष चिड़िया हूँ। ठीक है दोस्त, मैं वादा करता हूँ, मैं ये सच कभी किसी को नहीं बताऊंगा। इतना कहकर विराज मणि चिड़िया को अपने घर ले आता है। अजी, आप इस चिड़िया को चिड़िया को घर क्यों लेकर आए हो? पहले ही हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं, एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब हो पाती है, ऊपर से आप इस चिड़िया को ले आए। कैसी बात कर रही हो मीरा? भला ये छोटी सी चिड़िया कितना खा लेगी? और रही बात खाने की, तो जो हम खाएंगे वही इसे भी खिला देंगे। विराज और मीरा बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें आवाज आती है। अरे विराज, क्या घर पर हो? जरा बाहर तो आओ। अरे सोहन भाई, आप यहाँ? हाँ विराज, वो क्या है ना, आज मेरे बेटे का जन्मदिन था, बहुत सारे पकवान बच गए। मैंने सोचा गांव में बांट दूं, इसलिए मैं तुम्हें भी देने चला आया। ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया सोहन भाई आपका। हो जाता तो इससे अच्छा किसी का पेट ही भर जाए। सोहन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। ये तो बहुत स्वादिष्ट पकवान है। देखो मीरा, मैंने कहा था ना कि जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो उसे मिल ही जाता है। तुम खामखा चिंता कर रही थी, देखो ये पकवान हमारे पास खुद चलकर आ गए। आज तो हम खाएंगे स्वादिष्ट पकवान और मनाएंगे ईश्वर के गुणगान। फिर वो सब मिलकर खाना खाते हैं। मीरा, तो मैं आंवले बेचने बाजार जा रहा हूँ, तुम घर का और माँ का ख्याल रखना। तो क्या आप इस मणि चिड़िया को भी अपने साथ लेकर जाएंगे? क्यों, क्या हुआ? मैं इस चिड़िया को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता कि? कुछ नहीं, मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी। विराज मीरा की बात सुनकर आंवले बेचने चला जाता है। आंवले ले लो, ताजा ताजा और रसीले आंवले। तभी विराज की आवाज सुनकर एक आदमी विराज के पास आता है। विराज, तुम्हारे आंवले तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, क्या भाव दे रहे हो? भाई, आंवला 60 रुपए किलो है। अच्छा, एक काम करो, मुझे 5 किलो आंवले दे दो। वो आदमी बिना पैसे कम कराए विराज के 5 किलो आंवले खरीद कर चला जाता है और देखते ही देखते विराज के सारे आंवले बिक जाते हैं। अरे वो आज तो मेरे सारे आंवले अच्छे दामों में बिक गए। अब मैं इन पैसों से माँ और मीरा के लिए अच्छे कपड़े और पकवान लेकर जाऊंगा। फिर विराज सब सामान लेकर अपने घर चला आता है। अजी, ये सब क्या है? आज मेरी कमाई बहुत ही अच्छी हुई है, इसलिए मैं तुम दोनों के लिए कपड़े और पकवान लेकर आया हूँ।
और फिर इसी तरह दिन गुजरते हैं। दिन प्रतिदिन विराज की कमाई बढ़ती जाती है। फिर एक दिन उनके घर एक करण नाम का एक व्यक्ति आता है। ये लो विराज भाई, तुम्हारे पैसे जो तुमने मुझे 6 महीने पहले दिए थे, मैं वापस करना आया हूँ। शुक्रिया करण भाई। अरे शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए। आने में मुझे थोड़ी देर हो गई, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। करण विराज के पैसे वापस करता है और वो वहाँ से चला जाता है। अजी सुनते हो, ये अचानक से लोग हमारे ऊपर इतने मेहरबान कैसे हो गए? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जब से ये मड़ी चिड़िया हमारे घर आई है तभी से हमारे भाग्य बदल गए। मीरा, तुम खामखा क्या सोच रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ विराज की तरक्की देखकर लोग जल भुन रहे थे। इस विराज के सारे आंवले चुटकियों में बिक जाते हैं और एक हम लोग हैं, सुबह से बैठे रहते हैं लेकिन हमारा एक भी फल नहीं बिकता है। अरे हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इससे पहले कि इस विराज की वजह से हमारा धंधा बंद हो जाए, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ऐसा करते हैं भाई, इसकी शिकायत हम मुखिया जी से करते हैं, बाकी वो खुद। नहीं है, मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान चुका हूँ। कैसी सच्चाई मुखिया जी? तुम दूसरों के बागों से आंवले चोरी करके बेचते हो और पूछते हो कैसी चोरी। तुम्हारी सजा ये है कि अब तुम्हें मुझे 20,000 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। मुखिया जी, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है और मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी के यहाँ कोई चोरी नहीं की। अगर तुम्हारे पास 20,000 रुपए नहीं है तो मैं ये तुम्हारी चिड़िया अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मुखिया जी, ये मेरी चिड़िया है, आप मेरी चिड़िया को ऐसे लेकर नहीं जा सकते। मारो इसे, ये हमारे बागों में चोरी करता है और हमारी मेहनत के पैसों पर ऐश कर रहा है। हाँ हाँ, मारो इसे, ये चोर है। छोड़ दो मेरे पति को, ये निर्दोष है, इन्होंने कुछ नहीं किया। मीरा की ऐसी बातें सुनकर मुखिया जी विराज को छोड़ देते हैं और अपने मन में सोचते हैं, बेवकूफ इंसान, अब मैं इसकी चिड़िया से अपने भाग्य को बदलूंगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मड़ी चिड़िया के चले जाने से विराज की हालत पहले से भी बदतर हो जाती है। सुनिए जी, हमारे पास तो अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब तो हमारे पहले की तरह आंवले बिकने भी बंद हो गए हैं। ईश्वर पर भरोसा रखो मीरा, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। सुनो चिड़िया, अब से तुम मेरे साथ ही रहोगी और मैं ही तुम्हारा मालिक हूँ, समझी? मेरा मालिक सिर्फ विराज है और वह मेरा दोस्त है। मुखिया जी चिड़िया से बातें कर ही रहे थे, तभी उनके पास एक व्यापारी आता है। अरे सरपंच भाई, मैं यहाँ एक काम से आया हूँ। कहिए, क्या काम है? असल में मैं इस गांव को छोड़कर जा रहा हूँ और यहाँ मेरी बहुत सी जमीन है जिन्हें मुझे बेचना है। तुम्हें इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ?